उस स्टडी के अनुसार जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया, कम से कम एक, उनके डेथ के चांसेस या हार्ट अटैक के चांसेस या कार्डियक अरेस्ट के चांसेस एटलीस्ट 51% बढ़ गए। लोगों का सवाल है कि कोई राजा अपनी प्रजा को थोड़ा ना मानना चाहिए, और अगर ऐसा करेगी तो राज किस पे करेगी? इंसानों के साथ इंसान ऐसा क्यों करता है? इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब बनता है कि जो पागल कुत्ता होता है वो अपने ही जात के कुत्तों को काटना शुरू कर देता है जब वो पागल होता है। भारत सरकार के जो परचेज किए हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं। भारत सरकार ने बहुत सारे डायग्नोस्टिक किट परचेज किए हैं, जो कि 2017 में परचेज किए, 2018 में परचेज किए, 2019 में परचेज किए हैं। आप इस पर सर्च कीजिए कि वर्ल्ड बैंक डॉक्यूमेंट अबाउट कोरोना COVID-19 डायग्नोस्टिक किट परचेज बाय इंडिया इन 2017। एक अपनी हमारी कृषि पे जो एक हमला हो रहा है इस समय, पूरा ये नेचुरल कृषि को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इनका प्रोग्राम है। ये फूड इनोवेशन सेंटर बना रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लान के तहत, और ये चाहते हैं कि सारी जो हमारी नेचुरल कृषि ख़त्म हो गई, कॉर्पोरेट फार्मिंग चालू हो जाए। तो मैं किसान नेताओं से उम्मीद करता हूँ कि वो इसमें कुछ पहल करें और इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करें। 25% भारतीयों की आमदनी 3,000 रुपया प्रति माह से कम थी। वहीं गौतम अडानी की आमदनी 1,600 करोड़ प्रति दिन से अधिक बढ़ी है। ये हैं देश के असली हीरो, जिनकी वजह से आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगियां ऊपर जाने से बच गई हैं। आप जानना चाह रहे थे कि जो पर्दे के पीछे थे, कैमरा के पीछे थे, उनको भी आप शायद सामने देखना चाह रहे थे, तो ये मौका हम लेते हैं। रविराज जी जो फिल्मकार हैं द रियल वॉरियर्स के, वो हमारे बीच में हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं रियल वॉरियर्स के पीछे उनकी जो सोच है और आगे की जो प्लानिंग है। बात करेंगे फिल्मकार रविराज जी से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी क्रांतिकारी भाइयों को और सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। मेरा नाम रवि राज सिंह है और मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। रशिया के मॉस्को फिल्म इंस्टीट्यूट से मैंने मास्टर डिग्री हासिल की थी। द रियल वॉरियर डॉक्यूमेंट्री बनाने के पीछे हमारा ये विचार था कि हमें एक बहुत बड़ा संकट सामने दिखता हुआ नज़र आ रहा था, जो मानवता को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है या गुलाम बना सकता है। जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से हम ये देख रहे हैं कि न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व भर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से समाज में एक बहुत बड़े झूठ का प्रचार किया जा रहा है और एक ऐसे अदृश्य षड्यंत्र को रचा जा रहा है जिसकी वजह से न केवल लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि हमारा पूरा समाज जो है वो टूटता हुआ, बिखरता हुआ एक गुलामी की दिशा में जाता हुआ नज़र आता है। इस बात को लेकर हमारे देश के कुछ ऐसे क्रांतिकारी बुद्धिजीवी लोग हैं जो पिछले 2.5-3 वर्षों से इस झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इस झूठ के पीछे कौन सी ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो ये पूरा षड्यंत्र रच रही हैं। और आज इन्हीं क्रांतिकारियों को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में बैठते हुए देखकर
मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। इसके लिए मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी को एक स्पेशल थैंक्स बोलूँगा, जिन्होंने आज एक ऐसा मौका दिया है हमें सब लोगों को संगठित होने का। और मुझे याद है जब मैं मॉस्को फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे कई ऐसी हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मी हस्तियों के साथ मिलने का मौका मिला, जैसे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, अमरीश पुरी, मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन मुझे कभी भी उनके साथ मिलकर इतनी खुशी का एहसास नहीं हुआ जितनी खुशी आज मुझे इन क्रांतिकारी भाइयों के साथ मिलकर हो रही है, क्योंकि ये हैं देश के असली हीरो, जिनकी वजह से आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां ऊपर जाने से बच गई हैं। दूसरी बात, हमारे सभी क्रांतिकारी भाई अपनी अपनी जगह से अपने अपने तरीके से समाज में जागरूकता अभियान चला रहे थे, और इन्हीं सभी तथ्यों को देखते हुए हमें ये लगा कि इनकी सच की आवाज़ को एक फिल्म आर्ट के माध्यम से एक माला में पिरोकर जनता के सामने रखी जाए, ताकि इनका संदेश अधिक ज़्यादा प्रभाव डाल सके और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इस गंभीर विषय को वो समझ पाएँ। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस फिल्म को बहुत ही मेहनत करके इसको रिलीज़ किया है और एक कलात्मक तरीके से इसको प्रमोट किया है, जिसकी वजह से आज लाखों करोड़ों लोग इस फिल्म को देख पा रहे हैं। डॉक्टर साहब डर तो नहीं लगता, मगर लग गया यार, डरता है तो फिर और कितना फिरूं, मैंने बोला डर लग गया है तो खतरा तो नहीं लेना है और फायदा सारी दुनिया का, फिर क्या करा भाई बताओ तो। सर जी मैं ये कह रहा हूँ, हमारे को बख्श दो सर जी, बख्श दो। ये देखो रे, बैठ जा भाई आराम से बैठ जा। लोगों का सवाल है कि कोई राजा अपनी प्रजा को थोड़ा ना मानना चाहिए, और अगर ऐसा करेगी तो राज किस पे करेगी। जो आपने पिछली बार जो सारा कुछ बताया, तो ये एक सवाल लोगों का निकलता है, इसका क्या जवाब हो सकता है? जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है, उस एक्सपेरिमेंट की एक खासियत होती है कि वो केमिकल जो असलियत में वो जनता को डालना चाहते हैं, उनके शरीरों में डालना चाहते हैं, मास एक्सपेरिमेंट जब होगा तो उसकी एक खासियत होगी कि 70% लोगों को प्लेसिबो लगाया जाता है और 30% लोगों को असली केमिकल लगाया जाता है, जिससे एक मास के अंदर ये भावना ना आए कि भाई सबको ही नुकसान हो रहा है, साइड इफेक्ट होना है तो 30% में से कुछ लोगों को हो रहा है। जैसे ऑफिशियल जर्नल जो अभी रिलीज हुए हैं, आप अमेरिका की, ब्रिटेन की, कनाडा की रिपोर्ट अगर आप देखते हैं तो उनकी रिपोर्ट ये कहते हैं 1 in 3000 to 1 in 6000 की रेशो रही है जहां उनको एडवर्स इवेंट्स की जो कैलकुलेशन आई। अब जब ये 70 में से 30 को ही केमिकल लगा रहे हैं, अगला जो जब 70 में से 30 को लगाएंगे तो वो दूसरा एक बड़ी पॉपुलेशन तक चला जाएगा, और वो भी तब होगा जब पहले वाला जो इंजेक्शन था उसने कोई ज्यादा बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन ना किया हो, मास डिस्ट्रक्शन ना किया हो। जब किसी को साइड इफेक्ट हुआ भी तो इन लोगों ने एक बड़ा गेम खेला कि 1 लाख में एक जने को होता है तो क्या हो गया। हालांकि इस बात का जवाब नहीं दे पाएगी उस एक जने के घर की जिम्मेदारी किसकी होगी, उसका तो किसी ने नहीं बताया। बट फिर भी दूसरा पॉइंट ये है कि पूरी जनता के लिए कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते हैं। तो जितने भी लोग वैक्सीन के बाद मरेंगे, उनके बाद जो बच जाएंगे उन लोगों को भी तो कंट्रोल करना है, क्योंकि इनका ये मकसद नहीं है कि सबको मारना है, इनको सबको कंट्रोल करना है। जहां ज्यादा लोग हैं वहां ज्यादा मरेंगे, जहां कम लोग हैं वहां कम मरेंगे, और जब ज्यादा लोग मरेंगे उस वक्त उस मरने को ये लोग उस बीमारी का, कोरोना का साइड इफेक्ट बताएंगे, वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं बताएंगे। प्रचार तंत्र इनके पास है, पूरी मीडिया है,
तो वैक्सीन के एडवर्स इवेंट बता करके ये लोग कहते होते हैं कि भाई वो हुए हैं, ना कि कोरोना की वैक्सीन का। और फिर ये अब आपको कोई नई चीज देना चाहते हैं, आपकी बॉडी में चिप लगाना है। ये यहां पर चिप लगाने की प्लान कर रहे हैं, जो क्वांटम जो चिप है, जो इन्होंने माइक्रोचिप बनाई है, जो कि सीधा न्यूरल कनेक्शन के साथ, न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट करके आपके ब्रेन को डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देगी और आप एक चलते फिरते रोबोट्स हो जाओगे। जो कि एक वर्ड भी आया था ट्रांस ह्यूमन का, तो आप एक ट्रांस ह्यूमन की तरह बिहेव करने लगोगे और आपका जो सारा बिहेवियर है वो डिसाइड करेंगे। जब वो देना चाहते हैं तो उस टाइम पे समाज में फिर से दहशत का माहौल बनेगा। जैसे वैक्सीन के लिए बीमारी की दहशत फैलाई थी, वैसे ही चिप के लिए इन मौतों की दहशत फैलाई जाएगी। अब जब आपको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जब आपको ब्रेन हैमरेजेस हो रहे हैं, जब आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम आ रही है और हर तीसरे घर से जब एक प्रॉब्लम आ रही है कि पेन हो रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है, तो अब वो आपको ये कहेंगे कि अब आप एक माइक्रोचिप लगा लीजिए और उसकी सारी जानकारी, आपके वाइटल्स की जानकारी आपके मोबाइल पर आ जाएगी, आपकी स्मार्ट वॉच पे आ जाएगी और आपको हार्ट अटैक होने से पहले 4 घंटे पहले पता चल जाएगा, 3 घंटे पहले, तो आप जाकर के अस्पताल में अपने स्टंट डलवा सकते हो या अपना इलाज करा सकते हो। तो बड़ा खेल ये है कि असल में ये लोग वो करना चाहते हैं। दूसरा एक सवाल ये भी बनता है कि भाई आप ये क्यों करेंगे, इंसानों के साथ इंसान ऐसा क्यों करता है? इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब बनता है कि जो पागल कुत्ता होता है वो अपने ही जात के कुत्तों को काटना शुरू कर देता है जब वो पागल होता है। अगर हम इन बड़े उद्योगपतियों की बात करें, इनके पास इतनी अकूत संपत्ति है कि प्रति सेकंड $1000 का प्रॉफिट कमाया है इन्होंने इस वैक्सीन वाले खेल में, अभी भी कमा रहे हैं इस टाइम भी। कल की रिपोर्ट है ये AFP की, उन्होंने ये कहा है प्रति सेकंड $1000। कैन यू इमेजिन? 8 लाख रुपया प्रति डॉलर, लगभग प्रति सेकंड, सॉरी। अब इतनी अकूत संपत्ति के बाद भी इनका भर नहीं रहा है। 8000 करोड़ रुपया एक दिन की आमदनी है अडानी की, उसका आज भी नहीं भर रहा है, उसको अभी भी सारे के सारे रिसोर्सेज पर कब्जा चाहिए। तो इनकी कंपैरिजन आप उनसे कर सकते हो कि सत्ता में सबसे ऊपर बैठी पोजीशन पर जाने के बाद भी इनकी भूख नहीं मिटती है, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी इनकी भूख नहीं मिटती है, उसके बाद भी इनको पूरी दुनिया पे कंट्रोल चाहिए। तो इनको हम पागल कुत्ते की संख्या दे सकते हैं। ये सारा जो षड्यंत्र है अब तो ये पूरा एक्सपोज हो चुका है, लेकिन शुरू से लेकर अभी तक अगर हम गिनती के बोलें तो MBBS MD 2 ही डॉक्टर जो हमारे टीम के हैं ग्रुप के, वही उनको बोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि सिर्फ 2 डॉक्टरों के ही दिमाग में ये बात आई या उनके ही ज्यादा एनलाइटेंड हो गए। बाकी जो डॉक्टर्स हैं हमारे देश में, मुझे लगता है कि MBBS MD की बात कर रहा हूँ, करीब 10 लाख होंगे या जितने भी होंगे, वो सबके क्या बत्ती बुझी हुई है या जानबूझ के बोल नहीं रहे हैं? उसके पीछे का जो उसके बुद्धि है वो जरा आपके दिमाग में इसका सवाल का जवाब क्या है? मैं MBBS तो हूं नहीं, लेकिन मैं एक नेचुरोपैथ हूं और मैं समझता हूं कि शरीर कैसे काम करता है, अपने आप को किस तरह से हील करता है। जितने नेचुरोपैथ्स थे, जितने होम्योपैथ्स थे और जितने आयुर्वेदा पे काम करने वाले लोग थे, वो सभी लोग बोले हैं, सबने अपने आसपास के लोगों का इलाज किया है और अपने तरीके से किया है। लेकिन जब अप्रैल में बंगाल के चुनाव के दौरान ICMR का एक चिट्ठी आता है उन लोगों के पास और वो कहती है चिट्ठी कि तुमने अगर कोई और इलाज किया किसी और पद्धति से तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, वहां पर वो लोग चुप हो गए उनके पास, क्योंकि अभी बोलने की प्रक्रिया बंद चल रही थी इस देश के अंदर। सबसे पहले उन्हीं लोगों को बदनाम किया गया जो लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू की थी। तो लोगों को लग रहा था यदि हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हम लोगों को देशद्रोही ना साबित करते। दूसरा एक बड़ा कारण डॉक्टर्स लॉबी का क्या था, ये छुपा हुआ है कहीं इस दिशा में कि वो डॉक्टर बने क्यों थे। जब कोई डॉक्टर मान लो करोड़ों रुपया प्राइवेट कॉलेज में दे करके जब डॉक्टर बनेगा तो वो ये चाहेगा नहीं कि उसका धंधा बंद हो जाए उसके बोलने से। और जिस टाइम पे ऐसे लोग सरकारों में बैठे हों जो किसी का भी धंधा बंद करवा देते हों, किसी को भी मरवा देते हों, गोली मरवा देते हों, गोरी लंकेश के तरह, तो फिर वो कैसे बोलेंगे भला। तीसरा, नौकरी पे रहते हुए कुछ लोग ऐसे मिले हमको, हमारी टीम में शामिल हैं PGI के अंदर एक बहुत बड़े पद पर, मतलब जोनल लेवल पर अगर किसी लेवल पर संभाल रहे हैं, वो डॉक्टर आकर के हमको ये कहते हैं कि देवेंद्र तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम लोगों को सही अवेयर कर रहे हो,
तो मैं उनको ये बोलता हूं कि डॉक्टर साहब आइए ना एक बार हमारे साथ मंच पर बैठ के बात करते हैं लोगों से कि बंद कमरे में तो कर सकता हूं देवेंद्र, बाहर ओपन में नहीं कर सकता, क्या दिक्कत है? मेरी बेटी भी पीजीआई में नौकरी करती है, मैं तो रिटायरमेंट ले लूंगा, जैसे ये वैक्सीनेशन शुरू होएगी उससे पहले रिटायरमेंट ले लूंगा, मैं तो बच जाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये वैक्सीन जो है ये बाकी डॉक्टरों को भी बचाएगी, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन है डॉक्टर्स के पास भी। ऐसा क्या? बोला देखो इंफॉर्मेशन का लेवल क्या है, मैं एक वायरोलॉजिस्ट हूं, मुझे मालूम है किस तरह से वैक्सीन तैयार होती हैं, लेकिन जब आईसीएमआर ने परमिशन देने के लिए या अप्रूवल देने के लिए जब डॉक्टर को बुलाया तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट को बुलाया। इस वैक्सीन की अप्रूवल के अंदर कमेटी में डर्मेटोलॉजिस्ट शामिल है, तो फिर आप बोलते क्यों नहीं है? कैसे बोले? वो इनके पास तंत्र हैं कि हमको छोड़ेंगे नहीं, तो आप बोले क्यों नहीं जब इन्होंने आईसीएमआर की मीटिंग्स में ऐसा कुछ हुआ? बोलते हैं आईसीएमआर की मीटिंग्स में कितना फ्रॉड हो रहा था, वहां मौजूद एक एक डॉक्टर समझ रहा था, लेकिन जब हमने बोलने की कोशिश की तो दूर से इशारा हो गया 1 मिनट, और फिर अंदर जाकर के उनको स्पेशल हिदायत दी गई, डॉक्टर साहब जो बात कहनी है ऑफ रिकॉर्ड कह सकते हो, ऑन रिकॉर्ड मीटिंग में नहीं बोल सकते, ये ऊपर से आदेश है। वो ऊपर कौन बैठा है इसके बारे में तो कपिल बजाज भाई कितने अरसे से बता ही रहे हैं, ऊपर कौन है, ऊपर कौन है, ऊपर कौन है, ये तो बता रहे हैं। तो ये जो डॉक्टर्स नहीं बोल पाए, ये ऊपर वालों की वजह से नहीं बोल पाए। जिन देशों में शिक्षा के अंदर क्रिटिकल इवैल्यूएशन और क्रिटिकल एनालिसिस होता था, उन देशों के डॉक्टर्स आगे भी आए। अमेरिकन यूनियन का केस देख लीजिए, द ग्रेट रेजिग्नेशन का केस देख लीजिए, 6000 डॉक्टर्स ने यूरोप के इकट्ठा रेजिग्नेशन दिया था, इकट्ठा रिजाइन किया था कि हम इस नरसंहार में तुम्हारे साथ शामिल नहीं हो सकते। लेकिन जो डॉक्टर्स नौकरी के लिए डॉक्टर बने थे, जिनका पैशन डॉक्टरी नहीं था, जिनको मरीजों से कुछ लेना देना नहीं था, जो तनख्वाह मात्र के लिए काम कर रहे थे, उन राक्षसों ने अपने देश के लोगों को मरने दिया। ये बहुत दुख है।